नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी विनर्स एज में। आज मैं आपके साथ एरिस्टोटल की पोएटिक्स के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। आपको याद होगा इससे पहले भी मैंने 1-2 वीडियोज़ किए थे जिनमें मैंने अपने नोट्स को शेयर किया था एरिस्टोटल के पोएटिक्स पर। पर आज मैं किन्हीं नोट्स या और चीज़ों की बात नहीं, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि एरिस्टोटल की पोएटिक्स में मोटी-मोटी तौर पे क्या चीज़ें हैं। कारण ये है कि एमए के सिलेबस में हर जगह पे एरिस्टोटल की पोएटिक्स प्रिस्क्राइब्ड है। 5 घंटे से कम में कहीं भी कवर नहीं किया जाता है। 5 क्लास भी कम बता रहा हूँ, 5 घंटे से कम लेकिन कहीं भी कवर नहीं किया जाता है। इनफैक्ट अरिस्टोटल पर या उनकी पोएटिक्स पर लोगों ने अपने पूरा जीवन शोध किया हुआ है। तो भाई ये हम कैसे सोच सकते हैं कि एक सेशन में आप कोई पोएटिक्स कवर कर लेगा। पर हमारा उद्देश्य ये है कि हम पोएटिक्स के उन हिस्सों पर चर्चा कर पाएँ या उन पॉइंट्स को कवर कर पाएँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उनमें आने वाले क्वेश्चंस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हों। तो हम ओरिएंटेशन ले रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का और पोएटिक्स पर उसी तरह से बात कर रहे हैं। तो एक लॉजिकल फॉर्म में मैं उसको आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, ये याद रखना ज़रूरी है कि सोक्रेटिस जो है वो प्लेटो के गुरु थे और प्लेटो जो है वो एरिस्टोटल के गुरु थे। तो अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख लेंगे तो एस के बाद पी और उसके बाद ए, मतलब डिसेंडिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको याद कर लीजिए। सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल ने जो है लाइसियम, उनकी एकेडमी थी, उसको इस्टेब्लिश किया था। उनका लेक्चर देने का तरीका भी बड़ा मज़ेदार था। वो एक जगह खड़े नहीं होते थे, अपने चेलों के साथ जो है वो घूमते रहते थे, वॉक करते रहते थे और वॉक करते-करते उनसे डिस्कस करते थे, बातें करते थे और ऐसे ही समझा देते थे। तो इसको पेरिपेटेटिक मेथड और उनके स्कूल को पेरिपेटेटिक स्कूल कहा जाता है। चलने-फिरने वाला स्कूल आप इसको मान सकते हैं। हमारे देश से एरिस्टोटल का एक कनेक्शन है बड़ा मज़ेदार। अलेक्जेंडर, जिनको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, उनके पिताजी ने एरिस्टोटल को अलेक्जेंडर के ट्यूटर के रूप में अपॉइंट किया था और अलेक्जेंडर हमारे देश में आए थे और कहानियाँ हैं कि वो यहाँ से सैंपल्स लेके गए थे क्योंकि एरिस्टोटल एक नेचुरल फिलोसोफर थे जो आजकल जिसको साइंटिस्ट कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर यहाँ से सैंपल्स लेके गए थे अपने गुरुजी के लिए। तो खैर ये तो किंवदंतियाँ हैं, मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम इंडियंस हैं और एक अपना दूर का लिंक बनता है। तो एरिस्टोटल के पिताजी का नाम मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक निकोमाकियन एथिक्स लिखी थी। तो एरिस्टोटल के पिताजी का नाम निकोमाकस था। ये एक एग्ज़ाम में पूछा गया है, किसी ने मुझे बताया भी था, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। शायद छत्तीसगढ़ में पूछा गया था। तो इनके पिताजी का नाम निकोमाकस था, इसको आप निकोमाकियन एथिक्स से याद रखिए। अब हम बात करते हैं सीधे एरिस्टोटल के पोएटिक्स की। तो यहाँ पोएटिक्स का अर्थ पोएट्री से नहीं है कि ये पोएट्री का स्टडी था। पोएटिक्स को आज हम लोग जिसको लिटरेचर कहा करते हैं, वो लिटरेचर का स्टडी था। तो इसलिए क्योंकि ये वो ऐसा पहला काम है जो लिटरेचर को थियोरेटिकली देखता है, तो ये पहला वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। पूरे वेस्टर्न ट्रेडिशन में ये पहला वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि एरिस्टोटल का जो जीवन काल था वो 380 से 320 बीसी के बीच में रफली था। 384 से 22 था, पर मैं रफ बता रहा हूँ कि 380 से 320 बीसी के बीच में रफली माना जाता है। तो दुनिया का सबसे पहला क्रिटिकल वर्क इसको कहना मुश्किल सा ही होगा क्योंकि हमारे पास भारतवर्ष में भी बहुत लंबी परंपरा है, लेकिन वेस्टर्न ट्रेडिशन का कम से कम इसको सबसे पहला लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क कहा जाता है। तो 26 चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर, 26 नंबर आप याद रख लीजिएगा। 26 चैप्टर्स हैं इन टोटल। शुरू करता है ये इमिटेशन की बात करते हुए। भाई नकल मारना, नकलची बंदर बहुत बुरी बात मानी जाती है वगैरह वगैरह, पर एरिस्टोटल उन लोगों में से नहीं है। अच्छा, एक इनको थियोरेटिकल रिवीजन भी करना था जो इनके गुरुजी थे प्लेटो। उन्होंने ये बताया था कि क्योंकि पोएट जो है वो नकल करता है और नकल भी नकल की करता है, तो जो फॉर्म है, जो ओरिजिनल है, जो
एक सच्चाई जो ट्रुथ का ओरिजिनल स्वरूप है उससे 2 बार 2 दूरी पर हट करके जो है वो दुनिया को दिखाता है। तो एक झूठ बोलने वाला प्राणी है और उसको रिपब्लिक से बैनिश कर दिया था। तो एरिस्टोटल ने एक तरह से उसका ही रिवीजन किया और शुरुआत ही एकदम बुल्स आई पे आप मान लीजिए मारते हुए उन्होंने किया कि अपने मेन पॉइंट से शुरू किया कि इमिटेशन, ये नकल जो है ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। नकल ही हमारा वो इंस्टिंक्ट है जिससे हम सर्वाइव करते हैं। नकल ही वो चीज़ है, मतलब इमिटेशन जिसको उन्होंने मिमेसिस कहा। इमिटेशन बाद में उसका ट्रांसलेशन है, उन्होंने मिमेसिस कहा। तो मिमेसिस ही वो चीज़ है जिससे एक बच्चा समाज में रहकर जीना सीखता है और मिमेसिस ही वो चीज़ है जिससे आर्ट पैदा होता है। यहाँ हम हमारे केस में लिटरेचर या पोइट्री। तो इमिटेशन या नकल मारना एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है और उसके साथ ही साथ ह्यूमन इंस्टिंक्ट है हार्मनी की और रिदम की। तो इमिटेशन, हार्मनी, रिदम, क्योंकि ये इनबॉर्न होते हैं, ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं, इसलिए ये अच्छा ये एरिस्टोटल ने कहा, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ कि ये उस समय तो जेनेटिक्स को इन टर्म्स में यूज़ नहीं करते थे। अच्छा, चोम्स्की जब बात करते हैं ना यूनिवर्सल ग्रामर की या इनेटनेस की, तो वो इनेटनेस यही इनबॉर्ननेस या जेनेटिक प्रोग्रामिंग है। तो आइडिया ऑफ इनेटनेस जो है वो ग्रीक फिलोसोफर से ही आता है। तो इमिटेशन जो है वो इनेट है, वो इनबॉर्न है, वो जेनेटिकली कोडेड है। वैसा ही जैसा इंस्टिंक्ट फॉर हार्मनी, वैसा ही जैसा इंस्टिंक्ट फॉर रिदम है, और इनसे ही मिल करके बनती है पोइट्री। तो जो एक नेचुरल इनबॉर्न इंस्टिंक्ट से बनी हो, ये उन्होंने कहा नहीं है एरिस्टोटल ने, हम इससे को लगा सकते हैं कि भाई वो ख़राब कैसे हो सकती है। तो अच्छा, इस यहाँ पर एरिस्टोटल बाद में जब वो हिस्ट्री से कंपेयर करेंगे पोएट्री का, तो भी ऐसा स्लांट लेंगे, पर वो डायरेक्टली अपने गुरु को पॉइंट बता के कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, पर इन एसेंस हाँ वो प्लेटो को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो पहला तो उन्होंने यही बता दिया कि भाई इनबॉर्न है इमिटेशन का जो इंस्टिंक्ट। फिर उन्होंने बताया कि इसी इंस्टिंक्ट से पोइट्री पैदा हुआ। अब पोइट्री में उन्होंने डिथेरम वगैरह भी मेंशन किया है, पर हम लोग जो इंग्लिश पोइट्री पढ़ते हैं लोग, बेसिकली वो 3 तरह की पोइट्री के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं पोइटिक्स के थ्रू जानने में। वो है लिरिक, एपिक और ट्रेजेडी। अच्छा, यहाँ ट्रेजेडी जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली वो ड्रामा की बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉमेडी भी शुरुआत के चैप्टर्स में उन्होंने मेंशन की है। हाँ, कॉमेडी को उन्होंने लोअर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स का नकल माना है, लेकिन कॉमेडी को ख़राब नहीं माना है और उनके बारे में बात की है। पर फिर बाद में आगे जा कर के चौथे 5वें चैप्टर्स सोली ट्रेजेडी पे फोकस हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसका एक दूसरा पार्ट था इस किताब का, पोएटिक्स का, जो कि कॉमेडी के बारे में था, लेकिन वो पार्ट हमारे पास है नहीं, क्योंकि ये जो ओरिजिनल था द पोएटिक्स का, ये वेस्टर्न ट्रेडिशन को नहीं मिला था। इसका एक अरेबिक ट्रांसलेशन था। वो अरेबिक ट्रांसलेशन जो है ग्रीक से किया गया था, फिर उस अरेबिक ट्रांसलेशन से वापस यूरोप को, वेस्टर्न यूरोप को एरिस्टोटल की पोएटिक्स मिली थी। तो इसलिए जो दूसरा वाला पार्ट है वो पार्ट गायब हो गया कहीं। उम्बर्टो इको की एक नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज, उस पर एक फिल्म भी बनी है, उसमें शॉन कॉनरी थे। तो उस नॉवेल में, ये वो हिस्टोरिकल फिक्शन है, उस नॉवेल में जो है ये जो सेकंड बुक है फेमस, सेकंड बुक जो ख़त्म हुई, जो लॉस हो गई, उसके ऊपर कुछ प्रकाश, फिक्शनली कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। तो कभी आपका मन करे तो आप पिक्चर देख सकते हैं या नॉवेल पढ़ सकते हैं, द नेम ऑफ द रोज़। तो खैर अब कॉमेडी को हम छोड़ते हैं, क्योंकि कॉमेडी मिली ही नहीं हमको वो बुक। हम तो ट्रेजेडी की ही बात कर रहे हैं। जब हम पोएटिक्स की बात करते हैं तो ट्रेजेडी की ही बात करते हैं। तो उन्होंने फिर लिरिक, एपिक और ट्रेजेडी बताया कि कैसे कैसे इनमें डिवीजन होता है। तो भाई मिमेसिस मतलब इमिटेशन ऑफ एक्शन, और डायजेसिस मतलब टेलिंग ऑफ एक्शन, ये 2 तरह की चीज़ें होती हैं। मिमेसिस जो है मतलब दिखाना किसी चीज़ को कि वो कैसे हुआ था, पार्ट्स प्ले करके, ये होता है ट्रेजेडी में, ड्रामा में। डायजेसिस मतलब बताना, पूरी तरह से बताना कि भाई ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, ये होता है लिरिक में, जो सब्जेक्टिव है और इंडिविजुअल अपनी एक्सप्रेशन देता है। और एपिक इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, नैरेटर भी बोलता है और फिर एक्शन भी करवाता है। तो लिरिक, एपिक, ट्रेजेडी, टेलिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ टेलिंग एंड शोइंग टोटली। इसके बाद वो आ जाते हैं ट्रेजेडी को डिफाइन करने में।
ट्रेजेडी की उनकी डेफिनेशन वर्ल्ड फेमस है, याद कर ली होगी आपने। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो की वर्ड्स हैं पहले तो मैं उनको बताता हूँ और कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। तो जो की वर्ड्स है, पहला वर्ड खुद ट्रेजेडी ही है, दूसरा वर्ड है मिमेसिस या इमिटेशन, तीसरा जो की वर्ड है वो एक्शन, अभी इसको हम ओपन करेंगे। तीसरा जो की वर्ड है वो है एक्शन। चौथा जो वर्ड अटकाता सा है वो है एम्बेलिश्ड, लैंग्वेज एम्बेलिश्ड में ये एम्बेलिश्ड वाला पोर्शन के बाद जो है लटक सा रहा है, तो इसको देखना पड़ेगा क्योंकि इसके जब ये डेफिनेशन ख़त्म हुई है तो एरिस्टोटल ही बता देते हैं कि लैंग्वेज एम्बेलिश्ड का मतलब क्या है, किस चीज़ से एम्बेलिश्ड। और फिर प्रेजेंट इन वेरियस कॉम्बिनेशंस इन वेरियस पार्ट्स, इसका क्या मतलब है ये भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन नहीं देख रहे हैं, वो मुझे पता है कि आपको याद ही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें कीवर्ड्स क्या है और मीनिंग क्या है इसकी फाइनली। और फिर इसके बाद एम्बेलिश्ड वाले के बाद जो अलग पार्ट्स में होती है, फिर आता है कि मिमेसिस नॉट डाइजेसिस, मतलब दिखाते हैं बताते नहीं हैं। और इससे होता क्या है, तो कथारसिस होता है, पर्गेशन होता है। किस चीज़ का, इमोशन का कथारसिस होता है। वो इमोशंस दो हैं, कौन कौन से हैं, पिटी एंड फियर हैं। तो ये जिस तरह से विषस्य विषम औधम औषधम होता है ना, जहरी जहर को काटता है, वैसे ही पिटी एंड फियर जो अराउज किया जाता है एक ऑडियंस के अंदर में, वही पिटी और फियर उस जो परफॉर्मेंस से अराउज होता है वही उसके अंदर से फिर विरेचन होकर परगेशन होकर बाहर भी चला जाता है। और यही ट्रैजिक पैराडॉक्स है कि सामने ऐसी कोई चीज़ हो रही जिससे आपके अंदर डर, जिससे आपके अंदर दया की भावना पैदा हो रही है, लेकिन फाइनली जब आप निकलते हैं तो आपको एक रिलीज़ मिलता है, आपको एक एलिवेशन मिलता है। तो ये है ट्रैजिक पैराडॉक्स। तो भाई इमिटेशन मतलब नकल, ट्रेजेडी एक इमिटेशन है। किस चीज़ की इमिटेशन है, एक एक्शन की इमिटेशन है। वो एक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, क्योंकि ट्रेजेडी है तो वो सीरियस एक्शन होना चाहिए, नहीं होगा तो कॉमेडी बन जाएगी। दूसरा, वो कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट हर हाल में होना चाहिए, तभी तो ड्रामा कंप्लीट होगा। और तीसरा, उसका एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है कि भाई दिखाई पड़े कि वो शुरू हो बिगिनिंग, ख़त्म हो एंड, और बीच में कुछ हो मिडल, तो उसका एक बिगिनिंग, एक मिडल और एक एंड हो, जिसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो एक्शन की ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका मतलब एक्शन का होगा इमिटेशन। इमिटेशन में जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे उस लैंग्वेज को सुंदर बनाया गया है, कभी रिदम से, कभी हार्मनी से, कभी ट्यून या सॉन्ग से। ये तीन तरीके हैं, रिदम, हार्मनी और सॉन्ग से एम्बेलिश किया गया है लैंग्वेज को। अब ये रिदम, हार्मनी और सॉन्ग कभी कभी एक साथ भी किसी पार्ट ऑफ प्ले में पाए जा सकते हैं, और कभी कभी कॉम्बिनेशंस में, जैसे ए एंड बी एंड सी, केवल ए केवल बी, और कहीं कहीं ए बी सी तीनों, रिदम, हार्मनी एंड सॉन्ग, ये पाए जा सकते हैं। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है कि एक्शन है, उसको इमिटेट किया जा रहा है, उसमें लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है, लैंग्वेज के ये पार्ट्स हैं उनमें से इनको ले आया जा रहा है। और इसको लाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे एक्शन को दिखाना है, बताना नहीं है कि भाई राम ने श्याम को मार दिया, ऐसा हम बता रहे हैं, स्टेज पर दिखाया जाएगा तभी तो वो ड्रामा होगा। तो जब वो स्टेज पर दिखाया जा रहा है इस इमिटेशन ऑफ एक्शन से, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि कुछ इमोशंस पैदा हो रहे हैं। वो इमोशंस कौन से हैं, पिटी एंड फियर के। और वो इमोशंस फिर जो पैदा हो रहे हैं इस एक्शन के थ्रू, इस ड्रामा के थ्रू, उनका लॉन्ग रीचिंग इफेक्ट ये है कि इंसान जो देख रहा है, ऑडियंस, उसके अंदर से इनका पर्गेशन हो रहा है और एक इस्थेटिक प्लेजर मिल रहा है, जिसको प्लेजर प्रॉपर टू ट्रेजेडी, इसको टेक्निकल टर्म इकी या हेडोने दिया जाता है, इकी या हेडोने, ठीक है। तो यहाँ तक हम अब समझ चुके हैं, ट्रेजेडी की डेफिनेशन देख चुके हैं, इसके पार्ट्स देख चुके हैं, इसको याद करके स्ट्रेटेजिकली अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अब प्लॉट के अंदर जो है, जिसको एरिस्टोटल ने डिफाइन किया व्हाट इज़ प्लॉट, तो ये अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स है। मतलब एपिसोडिक प्लॉट को उन्होंने बहुत ख़राब माना है। एपिसोडिक प्लॉट का मतलब है ऐसा प्लॉट जिसमें इंसिडेंट्स जो हैं वो कॉजली रिलेटेड ना हो, लिंक्ड ना हो, वो तितर बितर से हों, जैसे कि पिकारेस्क नैरेटिव जनरली रॉडरिक रैंडम वगैरह हैं, वो ऐसा ना हो। हाँ, टॉम जोन्स भी पिकारेस्क नैरेटिव है, लेकिन उसमें एक कॉजल रिलेशन है उसके अलग अलग इंसिडेंट्स में, अलग अलग चैप्टर्स के बीच में। तो टॉम जोन्स जिसमें कि अरेंज्ड इंसिडेंट्स हैं, कॉजल रिलेशन से मिले हुए हैं और ऑर्गेनिकली फ्यूज्ड हैं, उसे एक अच्छा प्लॉट माना जाएगा, क्योंकि
प्लॉट इज़ एन अरेंजमेंट, यहाँ ब्रैकेट में ऑर्गेनिक आप मान लीजिए, अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स। तो अब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी की। तो पहला, द सोल ऑफ ट्रेजेडी इज़ प्लॉट, आत्मा है ट्रेजेडी की, प्लॉट के बिना ट्रेजेडी नहीं हो सकता। बाकी 5 अभी हम जिनकी बात करेंगे उनके बिना, खुद एरिस्टोटल ने कहा है कि ट्रेजेडी पॉसिबल है, लेकिन प्लॉट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा 1 उन्होंने पहला नंबर प्लॉट को दिया इंपॉर्टेंस में, दूसरा नंबर उन्होंने कैरेक्टर को दिया है। तो ये कैरेक्टर क्या चीज़ है? ये कैरेक्टर एक सेट ऑफ मॉरल क्वालिटीज़ है, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरेक्टर कहा गया है, जो कि हम देख करके पता लगाते हैं कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। इसको, प्लॉट को मिथॉस और कैरेक्टर को इथॉस कहते हैं। इथॉस से आप और बेहतर समझ पाएंगे। ये सेट ऑफ मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ है किसी एजेंट के जो एक्शन करता है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंस में आता है थॉट। थॉट क्या है? उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, वो जो सोच रहा है, कर रहा है, मतलब एक्शन जो कि दिखाई पड़ रहा है। थॉट मतलब कि वो जो लॉजिक दे रहा है, जो रीजनिंग दे रहा है अपने उस एक्शन के पीछे, ये बहुत ही डिटेल में दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एडिपस, रेक्स एडिपस की बात करें या एगामेम्नन की बात करें, तो ग्रीक ट्रेजेडी, जिसका कि एरिस्टोटल जिसको अपना डेटा, बेसिक डेटा मान करके उस ड्रामा की बात कर रहे हैं, तो ग्रीक ट्रेजेडी में जो है कैरेक्टर्स एक्चुअली खड़े होकर स्टेज में और अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। तो ये थॉट वाला पार्ट जो है वो अंदर ही अंदर नहीं है, वो एक्चुअली बोला भी जाता है। जैसे आप एलिजाबेथन ट्रेजेडी में सोलिलोकी से इसका पैरेलल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हुआ लैंग्वेज या डिक्शन। तो वो जो एक्चुअल वर्ड्स, जो स्पीच, जो कैरेक्टर बोले, उसको डिक्शन या लैंग्वेज कहेंगे। और फिर आएगा मेलोडी। मेलोडी मतलब सॉन्ग, जो आप गा कर बताया जाए, जिसे गाने का काम कोरस करता था। तो आप मान सकते हैं कि स्टेज पे जो एक्टर्स हैं वो जो कर रहे हैं उसको बोलेंगे डिक्शन, और जो स्टेज पर कोरस है वो जो कर रहा है उसको बोलेंगे कोरल चांटिंग या मेलोडी। और फाइनली द लीस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्पेक्टिकल, जो आपकी आंखों से दिखाई पड़े, जैसे सेट हुआ, कॉस्ट्यूम हुआ, प्रॉप्स हुए, डिज़ाइन हुआ, ये सारी चीज़ें स्पेक्टिकल में आती हैं। अब एक आध टेक्निकल टर्म्स हम जरा देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं बार बार। इंटरव्यू में भी मुझे याद आता है एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वो है कि हेमाटिया जो है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो शुरू से शुरू करते हैं। मिमेसिस मतलब इमिटेशन होता है, जब नेचर में या नेचुरली पाई जाने वाली चीज़ों को इमेजिनेशन का यूज़ करके प्लॉट के फॉर्म में एक पोएट डालता है या एक मेकर डालता है। अच्छा, मेकर इज़ नॉट अ मेकर ऑफ वर्सेस, मेकर इज़ अ मेकर ऑफ प्लॉट्स। कवि जो है उसकी उसकी जो प्रतिभा है वो ये इसमें नहीं है कि वो तुकबंदी करता फिरे, ना ना ना। वर्स में तो बताते हैं, एरिस्टोटल दिखाते हैं एग्जाम्पल देकर कि हेरोडोटस भी वर्स में लिखते हैं, हिस्ट्री भी वर्स में लिखी जाती है। तो इससे वो कविता थोड़ी ना बन जाती है। कविता का जो वो कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, और बाद में रोमांटिक एज में भी जिसको यूज़ करते हुए प्लेटो को पोइटिक बताया गया, वो कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं है कि वो वर्स फॉर्म में लिख रहे हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो प्लॉट को क्रिएट कर रहे हैं अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए। तो मिमेसिस हो गया। कथारसिस, पर्गेशन, ये मेडिसिन से आई हुई थियरी है। पर्गेशन एक बहुत पॉपुलर चीज़ थी मेडिवल साइंस तक के, सॉरी मेडिवल मेडिसिन तक में। तो पर्गेशन में अलग अलग तरह की इम्प्यूरिटीज़ को बॉडी से निकाला जाता है। फिर आ गया हैमर्जिया, जो कि एरर ऑफ जजमेंट है। ये ट्रैजिक फेलिंग या फॉलिंग नहीं है, इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन एरर ऑफ जजमेंट है। मतलब कि आपके निर्णय लेने की क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाती है, उसमें त्रुटि आ जाती है। एनाग्नोरोसिस का मतलब, एना का मतलब होता है बैक, पलट जाना, और नोरिजेन का मतलब होता है नो। तो एनाग्नोरोसिस का मतलब है फिर से जानना, या जानने का जो ट्रेंड है वो पलट जाना, और आप सही तरह से किसी चीज़ को जान पाएँ, वो हो जाना। इसका ट्रांसलेशन रिकग्निशन है। और फिर पेरिपेटिया, पेरिपेटिया में बना है पेरीपिप्टेन से। पेरी मतलब अराउंड, घूम जाना, और पिप्टेन मतलब टू फॉल और टू फ्लाई। तो यहाँ पे एक तीर से इसका उदाहरण हैमलेट में भी दिया है, जब हैमलेट लेआर्टिस को बोलते हैं कि मैंने एक तीर मारा और वो घर के उस पार गया और मेरे भाई को लग गया। तो ये जो है वो बताते हैं कि भाई मैंने जानबूझ के अपने भाई को थोड़ी ना मारा। तो ये लिटरली तीर मारने का उदाहरण है कि घूम करके गया और उसका फ्लाइट जो है वो पलट गया। तो यहाँ पे तीर भाग्य हो गया,
और भाग्य जो है जाकर के पलट गया। तो भाग्य की के जो पलटना है इसको पेरीपिटिया या पेरीपिटी कहते हैं। तो अब हम लोगों ने मेन टर्म्स की बात कर ली। एक टर्म पैथस और एक टर्म ह्यूब्रिस ये रह रहे हैं। तो पैथस जो है पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी का हिस्सा है। एनाग्नोरोसिस और पेरिपिटिया और पैथस ये 3 पार्ट्स हैं। कई तरह से वो पार्ट्स की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव पार्ट्स की बात करते हैं, क्वालिटेटिव पार्ट्स की बात करते हैं। हम उतने डीप में नहीं जा रहे हैं, मेन टर्म्स ही छू रहे हैं। तो पैथस मतलब सीन ऑफ सफरिंग, जैसे डेथ वगैरह जो स्टेज पे दिखाया जाता है उसको बोलते हैं। और एक दो चीज़ें अभी और रह गई हैं। एक तो जो वो हिस्ट्री से कंपैरिजन करते हैं पोइट्री का। तो हिस्ट्री से कंपैरिजन करते हैं जब पोइट्री का, तो एरिस्टोटल ये बताते हैं कि हिस्ट्री जो है वो स्पेसिफिक इवेंट पे फोकस करती है, और वो भी पास्ट जो हो चुका है उस पे। पोइट्री क्या करती है, वो यूनिवर्सल्स खोजती है, और खोजती भी कैसा है, न सिर्फ पास्ट पे बल्कि इमेजिनेशन का यूज़ करके जो हो सकता है, जो होने वाला है और जो होना चाहिए, उन सब की भी बात करते। तो इस कारण से पोइट्री जो है वो सुपीरियर है हिस्ट्री से। अच्छा, ट्रेजेडी और एपिक की भी वो काफ़ी बातें करते हैं। शुरुआत में चौथे चैप्टर के आसपास वो बताते हैं कि भाई एपिक में वो सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रेजेडी में भी हैं, लेकिन ट्रेजेडी के जो सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एपिक में नहीं। तो ट्रेजेडी एक बड़ा कैटेगरी या बड़ा क्लास है। या वेन डायग्राम बनाइएगा तो छोटा वाला सर्कल अंदर जो होगा वो एपिक होगा, और बड़ा वाला सर्कल जो बाहर होगा वो ट्रेजेडी होगी। तो ट्रेजेडी एक बड़ी कैटेगरी हो गई भाई। अब लास्ट का जो 3 चैप्टर है, मतलब 24, 25, 26, और 26 में स्पेशली फाइनली वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ट्रेजेडी इज़ ग्रेटर देन एपिक। अच्छा, ये 26वां नंबर याद रखिएगा, वहाँ वो डिक्लेयर करते हैं, अनइक्विवोकली डिक्लेयर करते हैं कि ट्रेजेडी इज़ ग्रेटर देन एपिक। अगर आप चाहें तो चैप्टर नंबर्स को लॉजिकली अरेंज करके कि भाई 1 से 3 तक इमिटेशन है, 4, 5, 6 जो है वो फिर ट्रेजेडी और डेफिनेशन और पार्ट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। फिर 15 में इसके बाद बात करते हैं, 17 में इसकी बात करते हैं, और आखिर में 26 में वो ट्रेजेडी को एपिक से बड़ा डिक्लेयर कर देते। तो आप अगर चाहें, क्योंकि मुझे बायोग्राफिया लिटरेरिया पे ऐसे क्वेश्चन आए हुए याद आ रहे हैं कि 13वें चैप्टर में क्या है, और इस तरह से क्वेश्चन है। पर ख़ास बात इसमें ये है कि 3 ही चैप्टर प्रिस्क्राइब्ड ही थे बायोग्राफिया के, तो उसमें ये पूछना आसान है। लेकिन अब क्योंकि ये फर्स्ट वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म सेमाइनल वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लीजिए। 26 चैप्टर हैं, उनमें से रेंजेस भी हैं कि 1 से लेके 3 तक, 5 से लेके 7 तक, 24 से लेके 26 तक, और वो एक ही थीम कवर करते हैं। तो हो सके तो याद कर लीजिएगा। ये रटने वाला मामला है, लिख करके याद करिएगा। 10-12 दिन में 5-5 मिनट रोज़ करिएगा, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब एपिक को ट्रेजेडी से वो बड़ा, ट्रेजेडी को एपिक से वो बड़ा बताते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मोटी चीज़ ये है कि ट्रेजेडी जो है वो एक ही प्रकार के मीटर को यूज़ करेगा, लेकिन एपिक बहुत तरह के यूज़ कर सकता है। ट्रेजेडी केवल दिखाने का काम करेगा, लेकिन एपिक दिखा भी सकता है और बता भी सकता है। ट्रेजेडी का जो मीटर है वो पहले टेट्रामीटर था, बाद में आयम्बिक मीटर बन गया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। पर ये जो मीटर है ये इंग्लिश के मीटर्स नहीं हैं, ये ग्रीक पोइट्री के मीटर्स हैं, जो कि टोटली अलग हैं। तो उनको समझने के लिए आप अलग से क्लासिकल पोइट्री पढ़नी पड़ेगी, पर उसमें हम अभी घुसते नहीं हैं। तो इस तरह से भाई एरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है उसकी एग्ज़ाम से रिलेटेड मोटी तौर पे मेन बातें मैंने आपसे की। सारा करना संभव नहीं है। मैंने इसके पहले 2 और पोएटिक्स पे ही वीडियोस बनाए, जिसमें मैंने अपने 2 नोट्स को कंपाइल किया है। तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। इससे कुछ चीज़ें उससे अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें उससे अलग हैं, उसमें कुछ चीज़ें इससे ज़्यादा हैं, इसमें कुछ चीज़ें उससे ज़्यादा हैं। तो एक ही चीज़ नहीं है, अलग-अलग चीज़ें हैं। मैंने 2 अलग-अलग बार बात की है, तो अलग-अलग तरह से निकली है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये बातें आपको अच्छी लगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। ऐसा ही वीडियो हम आपको बनाते रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमें बताएँ कि आपको अच्छा लगा। तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ डाल दें। अगर इसमें कुछ कमियाँ हैं, कमियाँ तो हर चीज़ में होती हैं, आप ही इसको सुधारेंगे। तो आप बताइए कि किस-किस पॉइंट पे क्या-क्या कमी लगी, तो उसको अगली बार हटा लिया जाएगा। और सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे। अभी जो हो रहा है वो, और आने वाले समय में जो होगा वो भी, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी, और लगातार हम जो भी कंटेंट अपलोड करेंगे उसका आपको पता चलता रहेगा। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमसे कम्युनिकेट करिए, और अच्छी पढ़ाई करिए। सो ऑल द बेस्ट।